हेलो एवरीवन। तो यार कुछ जनरल क्वेरीज थी कि भाई मेंस की कैसे देखनी है। मैंने आपको पहले भी बात करी थी कि मेंस की हम लोग कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं और कैसे देखने वाले हैं इन चीज़ों को। तो आज में बात कर लेंगे हम लोग कि ये जो मेंस है यानी कि हम लोग जीएस की हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि जीएस की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। जीएस के कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जो जनरल स्टडी कुछ मेंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पहले से पता होना चाहिए। हम लोग बिगनर होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी क्योंकि मुझे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि भाई गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर कि कैसे स्टार्ट करें कैसे क्या करें। तो फिर मैंने धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर मैं एनालाइज करता गया, अपनी चीज़ों में रिफाइन करता गया। अब कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, अगर आप बहुत बिगनर हैं, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और भले ही आप आपके 2-3 साल हो चुके हैं लेकिन आपको मेंस में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं लिख के लाया हूँ और ये बहुत हेल्प, मैंने मेंस दिया था अभी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने कुछ एनालाइज करी है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी है। जैसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हैंड राइटिंग। तो बहुत सारे देखो इसमें क्वेश्चंस भी हैं, मतलब कि ये मैटर करता है कि नहीं करता है। पॉइंट वाइज में लिखे हैं, पैराग्राफ में लिखे हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात करें कि भाई हैंड राइटिंग मैटर करती है कि नहीं करती है। देखो यार, हैंड राइटिंग कुछ लेवल तक मैटर करती है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी राइटिंग इस तरह की है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि जो आंसर कॉपी चेक कर रहा है कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने लिखा है कि राइटिंग समथिंग, मतलब कुछ भी आप लिख रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है। तो देखो यार, वहाँ पे तो नंबर कटने के चांसेस हैं ही हैं। लेकिन ऐसे इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हैंड में प्रिंट आउट जैसी है, दैट डजंट मैटर यार, है ना। तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने ऐसे लोगों की आंसर कॉपीज़ भी देखी, ऐसे टॉपर्स भी देखे जिनकी राइटिंग बहुत एवरेज थी, जिनकी जो हैंड राइटिंग बहुत एवरेज थी लेकिन उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। दे गुड वेरी गुड मार्क्स। तो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, एक सर्टेन लेवल में हाँ ये है कि रीडेबल होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग। मतलब ये है कि आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए वो रीडेबल होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही आप सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही चीज़ें, तो दैट विल बी इशू। ठीक है। तो हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक लेवल तक मैटर करती है, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। हाँ, ये है कि रीडेबल होनी चाहिए आपकी हैंड राइटिंग, सामने वाले को पढ़ने में आ जाए तो कोई खास ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, और कुछ चीज़ें मुझे लगा कि हाँ डिस्कस करनी चाहिए, तो फिर मैं ऐसे ही मैंने कहा बना देते हैं यार इस बीच में, क्योंकि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है तो बहुत लोगों को दिक्कत आती होगी। तो इसमें कॉमन पॉइंट है और भी चीज़ें ऐड होती रहती हैं। देखो, व्हेन यू ग्रो यू लर्न सम थिंग्स, तो धीरे धीरे चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि हम भाई पॉइंट वाइज लिखें कि पैराग्राफ वाइज लिखें। देखो दोनों में, पॉइंट वाइज में और पैराग्राफ में अंतर क्या है कि देखो पॉइंट वाइज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। पॉइंट वाइज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। आपके पास मान लीजिए 15 पॉइंट है तो आप इनको कम लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकते हो। लेकिन पैराग्राफ में होता क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड है तब तो ठीक है, आप पैराग्राफ में जा सकते हैं। बट पॉइंट वाइज, देखो यार पॉइंट वाइज लिखोगे तो समय भी बचेगा और ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाओगे। तो ये जब भी जीएस के आंसर राइटिंग करते हैं, जब भी हम लोग जीएस के आंसर राइटिंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग पॉइंट वाइज ही लिख रहे हैं तो ज़्यादा बेटर है। पैराग्राफ में जाते हैं तो इस समय दिक्कत ये आती है कि हमें देखो स्पीड भी मैटर करनी पड़ती है और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब, है ना। पैराग्राफ में आप एक पैराग्राफ लिखा आपने, फिर आपने दूसरा पैराग्राफ लिखा, देखो यार ये GS 4 में तो चल जाता है, ठीक है। और ऐसे में वहाँ तो आपको लगभग लगभग आप पैराग्राफ में जा सकते हैं, नो डाउट, वहाँ पे कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। तो ऐसे में तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना पड़ा। लेकिन बाकी जो होते हैं GS 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ होती है यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज ही जाना चाहिए, तो यही हेल्पफुल रहता है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है कि प्री और मेंस। देखो यार, कुछ लोग पूछेंगे कि यार पहले प्री की तैयारी करें मेंस की तैयारी करें, कि पहले प्री होगा, पहले प्री की कर लेते हैं फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे, जो गैप बचेगा उसमें। देखो यार, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप प्री की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव वे में तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान ली मेंस में कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल से जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कोई टॉपिक है और ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक में आपको जैसे अब ये तो आप पढ़ लोगे प्री में कि ग्लोबल वार्मिंग की कौन सी गैसेस होती हैं, क्या कहाँ कहाँ पे कोई नया सबमिट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है, तो ये तो प्री की होगी तैयारी। ये तो प्री की तैयारी होगी। बट मेंस में क्या होता है यार, मेंस में ना ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं कि भाई सबमिट कहाँ हुई, ये सब क्यों हुई। मेंस में ये पूछा जाता है कि इश्यूज़ क्या हैं, हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं।
तो होलिस्टिक वे है, तो उसको समझने का एक ही तरीका है, आप पी वाई क्यू चाहिए, किसी भी टेस्ट सीरीज या किसी की बातों में न जाना, आप चाहें आपका गाइड होना चाहिए आपके पी वाई क्यू, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, डजेंट मैटर, आपको पी वाई क्यू देखने हैं और वहाँ से एनालाइज करना है कि हमें मुझे कैसे तैयारी करनी है, चाहे मैं बताऊँ चाहे कोई और भी बताए, डजेंट मैटर, आपको उसमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो प्री में देखो दोनों साथ इंटीग्रेटेड वे में करेंगे। जब भी तैयारी देख रहे, जब भी प्री का कोई टॉपिक पढ़ो तो क्या देख लो, क्या ये मेंस में पूछा जा सकता है, अगर पूछा जा सकता है तो मैं क्या पॉइंट लिखने वाला हूँ, बुलेट फॉर्म में वही उसके साथ साथ लिख लो ये चीज़ें, कि ये ऐसे पूछा जा सकता है। हाँ, जो कैसे कैसे किसी टॉपिक को एनालाइज करना है ये मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन अभी मैंने बता दिया कि हाँ, दोनों को सेपरेट मत करना, मतलब ऐसा मत करना प्री। हाँ, जब जैसे मान लीजिए प्री आने वाला है तो उससे 2 महीने तो आप ऑब्वियस सी बात है यार प्री पढ़ोगे, ठीक है। मेंस आने वाला है, मान लो किसी का मेंस है तो 3 महीने बचे हैं तो वो मेंस ही पढ़ेगा, ये तो सही बात है, लेकिन उससे पहले दोनों का इंटीग्रेटेड वे में रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब अब चौथा पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग का मतलब है कि जब हम लोग बिगनर होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि भाई आंसर कैसे लिखना है, यार समझ ही नहीं आ रहा। कोई आंसर लिखता है कि उसको भाई आधा घंटा लग जा रहा है, और किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को तो यार 20 मिनट लग जा रहा है, 30 मिनट लग जा रहा है एक आंसर लिखने में। तो देखो शुरुआत में ये सब चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी, और धीरे धीरे टाइम कम होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है तो सबसे पहले उसके बारे में, टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। अब मुझे टॉपिक के बारे में ही नहीं पता है कि लिखना क्या है, तो मैं कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। देखो यार अंडमान लिखने से बेटर है कि यार कुछ लिखो ना उसमें। तो पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लो उसका, देन उसके बाद आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करो। और देखो स्टार्टिंग करने का तरीका ये रहता है कि पहले आपने जैसे मान ली कोई टॉपिक पढ़ा तो उसके बुलेट पॉइंट्स के लिए कि ये इसके इश्यूज होते हैं, ये गवर्नमेंट ने ये काम करा है और ये इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है, या ये हम और कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप पहले से पढ़ोगे, पहले रीड करो, पहले टॉप पढ़ो, फिर बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करो। और जैसे अब ये करोगे ना, अब तो टाइम अपने आप ही कम होने लगा। फिर अब जब आप पूरी तरह अडॉप्ट कर लोगे इस चीज़ को तो फिर कोई दिक्कत आती नहीं है उसमें आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले अगर आंसर राइटिंग करना है तो पहले कंसेप्ट क्लियर है उसको, उसके टॉपिक को पढ़ो और फिर उसी चीज़ को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मतलब जैसे तो लिख दो, 2-4 लाइन लिख दो, भैया ये पूछे ये चीज़ें, तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप। और फिर जब आपको लगे कि हाँ ठीक है लिखने में तुम्हारे हाथ चलने लगे हैं, तो फिर कोई एक टॉपिक उठाओ, मान लो कोई पी वाई क्यू को टॉपिक उठाओ, और पी वाई क्यू टॉपिक उठाने के बाद फिर उसको देखो कि भाई ये चीज़ पूछेगी थी, पहले उसको विजुलाइज करो। पहले देखो उसको मॉडल आंसर क्या किसी ने लिखा होगा ना, वहाँ से मॉडल आंसर देख लो, फिर उसको पॉइंट वाइज देख लो, अच्छा ये पॉइंट है ऐसे ऐसे लिखता है, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। ऐसे रिपीटेडली करोगे तो फिर धीरे धीरे आपको जो है अपना, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आप जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो इस चीज़ को। क्योंकि बिना आंसर राइटिंग के देखो मेंस में कुछ भी नहीं होता है, आप कितने भी 30 मार्क आए या कितने भी आपने बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है, देखो यार 1-2 का सिलेक्शन हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिना आंसर राइटिंग, कोई लोग कहते हैं कि भाई बिना आंसर राइटिंग हम लोगों ने बहुत मेंस दिया था। देखो यार बहुत रेयर है, बट आंसर राइटिंग मस्ट है। बिना 70% इसी का खेल है। अनुदीप सर ने ये बताया था कि उनको 5 साल लगे थे इसी को रियलाइज़ करने में कि मेंस ऐसी चीज़ होती है जो सब कुछ डिफाइन करती है। ये सही बात है, प्रीलिम्स एक बैरियर है, बट मेंस इज़ ऑल अबाउट तुम्हारा कि सारा सिलेक्शन इसी पे डिपेंड करता है, 70% होती है तुम्हारे। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें जो आंसर राइटिंग करनी है डेली करनी है वीकली करनी है। देखो इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आप, हाँ, डेली आपको बहुत कुछ हेल्प करने वाला है। वीकली में आप, हाँ वीकली में आप ये आ सकते हैं, आप चाहे 10 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस दे सकते हैं, 10 क्वेश्चन लिख सकते हैं, बट डेली ध्यान रखना कम से कम आपको 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने हैं। आप पहले क्वेश्चंस के बारे में समझो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ करते हैं, इनसाइट इंडिया का यूज़ कर सकते हैं, या कहीं से भी आप 2 क्वेश्चन, पी वाई क्यू सबसे बेस्ट है भाई, पी वाई क्यू लिख लो ना, क्या दिक्कत है। तो पी वाई क्यू हम जाएंगे, पी वाई क्यू हम देखेंगे कि एक ये क्वेश्चन है, और फिर ये पी वाई क्यू जाने के बाद हम इसके क्वेश्चन टॉपिक पढ़ लेंगे, और उसको फिर हम लोग अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना डेली। हाँ डेली बहुत ज़्यादा, मतलब डेली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब आप डेली अगर करें ना, कंसिस्टली आप डेली कर रहे हो, लेकिन हाँ डेली का मतलब ये होता है डेली कर ही रहे हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है आज कर लिया 2 दिन छोड़ दिया 3 दिन, ऐसे काम नहीं करती चीज़ें, फिर कोई मतलब नहीं रहा उसका। डेली का मतलब है, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है, डेली ज़्यादा हेल्पफुल है। वीकली में, हाँ ये वीकली में आप ये कर सकते हो कि भाई वीकली में जो आपने टॉपिक पढ़े हैं पूरा, जो पूरा आपने पूरे वीक हफ्ता में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, मान लिया आपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा, तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वीकली आप जाकर एक टेस्ट दे दो, पी वाई क्यू में जो क्वेश्चन आए हैं, या किसी भी टेस्ट सीरीज उठाकर दे दो, 10 क्वेश्चन दे दो, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये तो ये तो डेली आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब छठवां पॉइंट आता है कि तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। देखो यार इनकी जो फोरम आईएस हो गई, विजन हो गई, या इनसाइट हो, किसी और टेस्ट सीरीज होती है, देखो यार इनकी जो कॉस्ट होती है कम से कम 20,000 अब अभी होती है नॉर्मल। ठीक है, एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको अफोर्ड करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि मार्केट में, देखो मार्केट में मिल जाती हैं, पुरानी वाली मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का तभी फ़ायदा है जब आपने पूरे
मेंस का जो सिलेबस है और उसके जो नोट्स आपने खुद के बना रखे हैं, देन आप इसको रिवाइज करने के लिए कर रहे हैं। अगर आपने मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ा और आप टेस्ट सीरीज देने बैठ गए, यूजलेस है, उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। आप दे दोगे, वो निकल जाएगा, फिर फ्रस्ट्रेट होगे, भाई मेरे तो बन ही नहीं रहे, ये नहीं रहे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि भाई, सबसे बढ़िया तरीका है कि मान लीजिए इनके जो पुरानी टेस्ट सीरीज आप उनको देखो, पुरानी टेस्ट सीरीज आप उनको देखो, PYQ, और जो इनकी जो ओल्ड हैं उनको देखो, और उनको देखने के बाद इनको कोशिश करो कि भाई ये मुझे चीज़ें करनी है। तो टेस्ट सीरीज़ कंपलसरी नहीं है, ज्वाइन करो। देखो अगर आपको लगता है कि आपका मेंस का सिलेबस पूरा हो चुका है और आप, हाँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन एक बिगिनर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन ना करें। आप पहले ये चीज़ करें, डेली आप 2 क्वेश्चन लिखें और वीकली आप टेस्ट दें। जब ये हो जाए, हाँ, जब आपका प्री निकल जाता है तो मेंस के बीच में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी से ज्वाइन करके बैठ जाएंगे और ये करेंगे तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहले आप जो है अपना PYQ करिए, और अपने मेंस का नोट्स आपके पास खुद के होने चाहिए, और वो आप तैयार कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं प्रॉपर्ली, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग ये क्या चीज़ है भाई। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती है? रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अभी बता रहा आपको कि भाई विजन की टेस्ट सीरीज होगी, फोरम की टेस्ट सीरीज होगी, इनसाइट की टेस्ट सीरीज होगी। तो होता क्या है कि एक तो ये होता है कि देखो यार, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम पहले कोई ओल्ड टेस्ट सीरीज देख लें, कि मान लो 2021 की या 22 की हम लोग टेस्ट सीरीज देख लें, उसमें क्वेश्चंस होते हैं ना। देखो मैं बता दूँ रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैं किस तरह से चीज़ें करता हूँ। ये क्या है? ठीक है, हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, मैं आपको ये पता समझा रहा था ना, रिवर्स इंजीनियरिंग क्या चीज़ होती थी। रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसे होती है, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, फॉर एग्जांपल से मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा कि ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटी जो एक्ट हुआ करता था उसके इश्यूज़ क्या थे। मतलब ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो इसको मिसयूज़ कैसे कर रहा है, तो उसके इश्यूज़ क्या क्या है, ठीक है, इसके अनलॉफुल UAP एक्ट के इश्यूज़ क्या है, और इसकी नीड क्या है, मतलब हमने क्यों लाया था। तो रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि मैं इसका इंट्रो पढ़ लूँगा, ठीक है, मैं इसका इंट्रो पढ़ लूँगा, देन में इसके इश्यूज़ हैं, इसमें डायरेक्टली गिवन है, तो मैं 0.5 फॉर्म में ये पढ़ लूँगा और अपने खुद के तो एक पेज बनाऊंगा, और एक पेज में पहले UPA इसका एक इंट्रो और इसके 2-4 पॉइंट, और फिर दो नीड क्या थी, ये क्या थी। तो मतलब कि मुझे मॉडल आंसर मिल गया ना, और मॉडल आंसर मैंने अपने खुद के पॉइंट्स निकाल लिए और अपना खुद वैल्यू एडिशन कर दिया इसमें। ये है रिवर्स इंजीनियरिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इसको, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है यार। मतलब आप एक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मतलब इसी में आपने 3-4 पढ़ ली, 3-4 टॉपिक आपके तैयार हो गए, और क्या चाहिए। ये रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप अपने से जाओगे इंटरनेट पर सर्च करोगे इस पॉइंट में क्या है, ये क्या है, ठीक है, वो आपको कम से कम यार मतलब 30 मिनट से ज़्यादा तो लग ही जाने एक ही टॉपिक में करने में। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्या है कि मॉडल आंसर देख लो, आप मॉडल आंसर अपने पॉइंट निकालो, कुछ वैल्यू एडिशन करना वैल्यू एडिशन कर दो। तो इस तरह से आपका एक टॉपिक भी तैयार होता है। डेली आप 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको जो देने हैं वो कर सकते हो आप। तो जैसे ये फोरम के हैं तो मुझे ये अच्छे लगते हैं, तो इनके पॉइंट वाइज में दे रखा है कि ये जो भी हाईलाइट भी कर देते हैं चीज़ों को, ब्रैकेट में कर देते हैं कि जैसे UAP एक्ट का था, जैसे UAP एक्ट टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए था, प्रिवेंट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस। तो इसे इंट्रो में लिख सकते हो आप, ठीक है, और कोई डाटा है आप वैल्यू एडिशन कर दो। तो इस तरह से आप अपने एक UAP लिखो, उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर यहाँ से कोई अगर पॉइंट आपका छूट रहा है तो यहाँ से इश्यूज़ क्या होते हैं यही पूछेगा यार, सारी डायमेंशन कवर कर लो उसकी, है इश्यूज़ क्या है, नीड क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं, किसी भी टॉपिक यही पूछता है और कुछ नहीं है उसमें। तो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू मैटर करती है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग हमारी हो चुकी है। अब 8वां पॉइंट है कि हम आंसर बिल्डिंग, एक पॉइंट आता है आंसर बिल्डिंग, एक आता है आंसर राइटिंग। तो क्या हमें आंसर बिल्डिंग करनी है? पहले तो आंसर बिल्डिंग होती है। आंसर बिल्डिंग का मतलब यही है कि जो मैंने अभी बताया ना रिवर्स इंजीनियरिंग, कि एक टॉपिक ले लो, उसका एक मॉडल आंसर होगा, वहाँ से पॉइंट निकाल लो और आपने बिल्ड कर लिया। अब कुछ भी आएगा मेंस में तो मैं यही लिख के आने वाला हूँ, ये तो होगी आंसर बिल्डिंग जी। आपने पहले से खुद के नोट्स बना लिए, एक टॉपिक हो गया और उसमें आपने लिख लिया भाई, एक पेज के नोट्स बना लिए, और फिर जो भी आएगा इसको मैंने रिवाइज कर लिया, और जब भी करंट अफेयर में कुछ आया तो मैंने जो करंट अफेयर से कुछ जो है वैल्यू एडिशन कर लिया। तो ये होगी इसकी ये चीज़, ठीक है। तो ये तो होगी आंसर बिल्डिंग। तो आंसर बिल्डिंग, तो ये तो आ गया आंसर बिल्डिंग। आंसर राइटिंग क्या? आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि मान ली मैंने कोई भी क्वेश्चन उठाया और मैंने उसे लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये ध्यान रखना ये सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है। आंसर राइटिंग क्या है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी है, बट आपकी आंसर बिल्डिंग होगी तो ये एनरिच करेगा आपके आंसर राइटिंग को। आप पहले से टॉपिक को पढ़ के रखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करके रखिए, देन उसको आप रखिए। तो सबसे पहला स्टेप 1 होता है कि आप आंसर बिल्डिंग कर लें, आप मॉडल आंसर बना लें उस पर।
ठीक है, करंट में कोई टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए अग्निपथ स्कीम चल रही है, अग्निपथ स्कीम चल रही है, तो आपने उसमें क्या काम करा, एक पेज लिया, अग्निपथ स्कीम है क्या, इसके इश्यूज, आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट इन अगेंस्ट लिखे, देन आपने कंक्लूजन दे दिया। तो ये क्या है कि मॉडल आंसर हो गया, ये आंसर बिल्डिंग होगी। अब जब भी आंसर आएगा कि अग्निपथ की कोई भी रिलेटेड आएगा तो यही डायमेंशन पूछेगा उसमें, वो यही पूछेगा ना कि भाई इश्यूज क्या है, गवर्नमेंट क्या ला रही है, लोगों की क्या राय है इसमें। तो ये आंसर राइटिंग होगी। तो आंसर राइटिंग स्पीड के लिए मैटर ज़्यादा करता है। तो आंसर राइटिंग अगर आपको जैसे करनी है तो आंसर राइटिंग क्या है, आंसर राइटिंग जैसे हमने बोला वीकली करेंगे हम लोग, तो आंसर राइटिंग स्पीड के लिए मैटर करती है और ये कंटेंट के लिए मैटर करता है। तो आंसर बिल्डिंग पहली चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर राइटिंग सेकंड चाहिए। और ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है यार कि देखो एक ही चीज़ से काम नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं कि आंसर बिल्डिंग करते हैं ना आपको रिवाइज ना करा, तो ध्यान रखना आंसर बिल्डिंग और आंसर राइटिंग, लाइफ इज़ ऑल टॉक्स अबाउट इट, कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ेंगी, आंसर बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग का मतलब वही है कि आप एक टेस्ट उठाएं और अपने शब्दों में दे दें, आप टाइमर लगाएं कि भाई 1.5 घंटे में मैं ये 10 क्वेश्चन करूँगा, या 2-3 घंटे में मैं ये 20 क्वेश्चन करूँगा, तो ये तो आंसर राइटिंग होगी। आंसर बिल्डिंग का मतलब है कि आपने टॉपिक लिया और उसके एक पेज के नोट्स बना लिए, टॉपिक लिए एक पेज के नोट्स बना लिए, चाहे वो आप किसी भी टेस्ट सीरीज से दे सकते हैं, जैसे मैंने विजन से बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके, चाहे आप अपने खुद के टॉपिक्स बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मेजर पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यार, इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर ली कि भाई मेंस में कैसे करना है। ठीक है, मेंस में और भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने डिस्कस करी आज। तो ये बेसिकली GS 1 2 3 की बात है। GS 4 में क्या, उसमें भी वैलिड है ये सब चीज़ें कि कैसे करें क्या करें। ठीक है, GS 4 में भी नॉर्मल ये चीज़ रहती है। फिर हम लोग ऑप्शनल की भी बात कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शनल भी बात कर लेंगे, मेरा जैसे ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी की भी बात कर लेंगे, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, और मैंने पेपर कैसे दिया था और क्या चीज़ें हेल्पफुल है उसमें। तो ये पॉइंट यार बहुत ज़रूरी है कि हैंड राइटिंग, जैसे एक बार समरी कर लेते हैं, हैंड राइटिंग मैटर करती है कि नहीं, बिल्कुल मैटर, थोड़ी लिमिट तक मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है। पॉइंट वाइज लिखें तो हमने बता दिया पॉइंट वाइज लिखना है। प्री और मेंस मैंने आपको बताया कि भाई ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, पहले कंसेप्ट बिल्डिंग करो, कंसेप्ट करो, फिर देन उसके बाद लिखना स्टार्ट करो धीरे धीरे। ठीक है, और धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होता है, मैंने आपको ये बताया। फिर बात करना डेली करना है, वीकली करना है। डेली आप 2 क्वेश्चन कर लो, वीकली में आप जो है पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज कौन सी करनी है, टेस्ट सीरीज फोरम रहेगी या विजन रहेगी। देखो टेस्ट सीरीज तभी करें जब आपके पास पूरे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जब आपने सारी चीज़ें सिलेबस को आपने खत्म कर ली, तभी आप टेस्ट सीरीज का फायदा ले सकते हैं। अदरवाइज पहले टॉपिक खत्म करो, फिर देन उसके बाद टेस्ट सीरीज हो, तभी फायदा, अदरवाइज ऐसे रैंडमली टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है। फिर सातवां पॉइंट आता है, हमारे पास कि भाई रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि कोई मॉडल आंसर आपने देखा, वहाँ से अपने पॉइंट्स निकालिए। पढ़ो ना यार, ऐसे ही देखते हैं, मॉडल आपने P/Q देखा, उसके मॉडल आंसर कहीं देखेंगे, वहाँ से पॉइंट्स निकाल लिए, वहाँ से एग्जाम्पल निकाल लिए। ठीक है, यही चीज़ होती है। मैं अपनी भी दिखाऊंगा, मैं कैसे आंसर लिखता हूँ और मैं कैसे चीज़ें करता हूँ, वो दूसरे वीडियो में शेयर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 8वां पॉइंट है कि आंसर बिल्डिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग करनी है। दैट इज़, मैं पहले बताऊँ, आंसर बिल्डिंग का मतलब वही है कि रिवर्स इंजीनियरिंग से आपने मॉडल आंसर अपने खुद के नोट्स बना लिए, और आंसर राइटिंग का मतलब है कि आपने क्वेश्चंस लिए और आपने लिखना स्टार्ट कर दिया अपने शब्दों में, जैसे कि जो एग्जामिनेशन का माहौल होता है उसमें मैंने आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है यार, यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, जो भी आएगा आपको कुछ और लगता है इशू तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट में लिख देना कोई भी चीज़ अगर आपको मुझे लग रही है कि और चीज़ें मैं शेयर करूँ, कोई भी चीज़ आपको लग रही हो, आई विल शेयर दिस। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।